हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 40 के बारे में। अगर हम 40 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 39 भाग तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो 39 भाग कंप्लीट हो चुके हैं तो आप जिस जिस श्रृंखला का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। जब नोट्स आप बनाएंगे तो वो आप लोगों को सफलता में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 40 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है यानी कि विदेश नीति से कोई संधि लागू की जा रही है भारत में, तो वो किसके किसके सलाह पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, संसद किसके सलाह पर कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से या संबंधित राज्यों की सहमति से। ठीक है, तो वहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति भारत के विदेश नीति संबंधित है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है? विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति की बात की जाती है। और जब कानून बनाने की बात किया जाता है तो संसद जो है बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है आपका 253। ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत जो है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति नहीं लेगा और वहाँ पर वो कानून बनाकर लागू कर सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोग याद रखिए। और जो अनुच्छेद हैं 253 है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची बनाएगी, राज्य सभा बनाएगी कानून। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ देखिए। फिर उसके बाद देखिए कि कौन से आर्टिकल है जिसमें विदेश नीति की बात की जाती है। अनुच्छेद 51 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, यानी कि पूछा जा रहा है किस देश ने शून्यकालीन संसदीय व्यवस्था को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस देश ने क्या बनाया है, किस देश ने किस प्रकार के व्यवस्था को जन्म दिया है। तो कौन है? शून्यकाल किसकी देन है? वो भारत की देन है। ठीक है, भारत की देन है शून्यकाल। और अमेरिका के संविधान से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। तो ये सारी जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, वो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और शून्य काल क्या होता है? शून्य काल क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक बाद का समय जो है वो आपका क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह दोपहर में 12 बजे से लेकर, ठीक है, दोपहर 12 बजे से अपराह्न ये इस तरह से रहेगा, इसमें ना आधा न रहेगा, अपराह्न ये 1 बजे तक रहता है, 1 बजे तक होता है, 1 बजे तक। ठीक, तो इस तरह से आप लोग नोट्स डाउन बनाते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए कि शून्यकाल प्रश्नकाल क्या होता है। और प्रश्नकाल देखेंगे कि जो शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। और शून्यकाल में क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो वो सारे आप लोग नोट डाउन करते चलिए क्योंकि वो प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? ठीक है, विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है पूछा जा रहा है कि
वो बहस जो है किस स्तर पर होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। ठीक है, किसी विधेयक पर कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। मुख्यतः 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन, प्रथम वाचन, पहला वाचन, इसमें विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विधेयक पेश किया जाता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विधेयक पेश करने की प्रक्रिया। दूसरा वाचन, दूसरे वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। विधेयक पर विचार विमर्श। ठीक है, विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। तीसरे में आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तीसरा वाचन, तीसरे वाचन में विधेयक को लागू करने संबंधी प्रक्रिया होती है। विधेयक को लागू करना। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते लीजिए कि कौन सा वाचन है। दूसरा वाचन, दूसरे वाचन में विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि बहस किया जाता है दूसरे वाचन में। ठीक है, तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन हो गया आप लोगों का। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट हों। जो पुराने लोग हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए भी और भी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पंपास, अर्जेंटीना, कंपोस, ब्राज़ील, पार्कलैंड, उत्तरी अफ्रीका, वेल्स, दक्षिण अफ्रीका, ये चारों आपके घास के मैदान हैं। ठीक है, घास के मैदान आप जानते हैं कि पूछे जाते हैं, जैसे कि मान चले कि प्रेरी हो गया, स्टीपी हो गया, फिर उसके बाद डाउन्स हो गई, फिर दून है, दुआर है, पयाल है, बुग्याल है, ये सारे के सारे जो सवाना है, ये सारे के सारे जो है आपके घास के मैदान हैं। दून, बुग्याल, पयाल और दुआर, ये 4 घास के मैदान आप लोगों के भारत में पाए जाते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आप देखेंगे कि प्रेरी जो है आपका यूरोप महाद्वीप में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरीज जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि पंपास है अर्जेंटीना, कंपोस है ब्राज़ील, पार्कलैंड उत्तरी अफ्रीका, वेल्स है दक्षिणी अफ्रीका। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पार्कलैंड जो है आपके, ये आपका पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, ये भी घास के मैदान जो हैं आपके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में। और उत्तरी अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके सवाना घास के मैदान हैं, सवाना घास के मैदान। ठीक है, इसको ये आपको मान चलिए कि ये मरुस्थलों में पाए जाते हैं, इसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी शायद बोला जाता है। ठीक है, तो ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हमने अपने आपको पूरे एकदम जो जितनी भी घास के मैदान है वो सारे आप लोगों को बता दिए हैं मौखिक रूप में। आप लोग उसको सुनकर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में कौन सा गलत है? ठीक है, निगेटिव वर्डों का हमेशा ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, टोडा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पिग्मी, कांगो बेसिन, बहु सहारा मरुस्थल, ये आपकी जनजातियाँ हैं। बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल, टोडा जनजाति, पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पिग्मी, कांगो बेसिन, बहु सहारा मरुस्थल। तो इसमें कौन सा जो युग्म है वो गलत है? आप जानते हैं कि टोडा जनजाति जो है भारत में पाई जाती है, वो आपके नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर है। टोडा जनजाति जो है ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। ठीक है, और टोडा जनजाति में देखेंगे कि मातृ सत्तात्मक समाज चलता है,
दक्षिण भारत। और टोडा जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज चलता है। और बाकी जो ऑप्शन है वो आपके पूरे करेक्ट हैं। बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है, पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है, बहु जो है सहारा मरुस्थल के जनजातियाँ हैं। तो ये सारी जनजातियों से आप लोग नोट्स बनाइए और एक सूची तैयार करिए विश्व की जनजातियाँ, भारत की जनजातियों के लिए, ठीक है। क्योंकि जनजातियों से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को जब सूची बना लेंगे तो वहाँ पर वो जो जनजातियाँ हैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। नहीं तो आप लोग यहाँ पर चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर अपने सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम लोग आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोगों की जो जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितनी भी जनजातियाँ होंगी दुनिया की या फिर भारत की, उसको पूरा एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ठंडी जलधारा कौन सी है? जलधाराओं को आप जानते हैं कि सागर करंट भी बोला जाता है, ठीक है, ओशियन करंट भी बोला जाता है। तो जलधाराएं एक तीव्र गति से बहने वाली हवा है और जो सागरों के ऊपर चलती हैं, महासागरों के ऊपर चलती हैं, उनको महासागरी करंट यानी कि ओशियन करंट भी बोला जाता है। तो ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं। जो ठंडी जलधारा है अगर आप बात करें तो एक जलधाराओं का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, 0 डिग्री जिसको बोला जाता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने वाली हवा, ध्रुवों की ओर चलने वाली हवा, चलने वाली हवा को कौन सी हवा आती है? ये आपकी गर्म हवा आती है, गर्म जलधारा होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने वाली गर्म जलधारा कहलाती है, ठीक है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली हवा, भूमध्य रेखा की तरफ की ओर चलने वाली हवा ठंडी जलधारा कहलाती है, ठंडी जलधारा कहलाती है, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलती है उसको क्या कहते हैं? वो गर्म जलधारा होती है। जो 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलती है उसको ठंडी जलधारा कहते हैं। और ये जो जलधाराएं यहाँ देखेंगे कि पूरे दुनिया में, विश्व में, धरती पर फैली हुई हैं। तो इसमें से कौन सी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है? सुशीमा जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, या गुलास की जलधारा, क्यूराइल जलधारा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सुशीमा की जलधारा है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, फ्लोरिडा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, गुलास जो है आपके हिंद महासागर की जलधारा है, और क्यूराइल भी आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर की जलधारा है, और क्यूराइल ही आप देखेंगे कि ठंडी जलधारा है। और बाकी तीनों जो जलधाराएं हैं वो आपके गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो जलधारा है, जो हवा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है वो ठंडी होती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है वो आपकी गर्म जलधारा होती है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए और आप लोगों का कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप लोग जलधाराओं से एक सूची बनाइए जिसमें प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, फिर ही अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, तो मान लीजिए कि दक्षिण में ही है तो हिंद महासागर की जलधाराएं। तो दुनिया भर की जितनी भी जलधाराएं हैं उनका सूची बनाइए और आप लोग उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि जलधाराओं से आप लोगों का प्रश्न पूछता है। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, जिससे आप लोगों की सारी चीज़ें हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय, दक्षेस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप लोगों को दक्षेस के बारे में अगर नहीं पता है तो चलिए हम बात को बता देते हैं कि इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, थिम्पू भूटान की राजधानी, बर्मा जो है आपकी म्यांमार की राजधानी है, ठीक है। तो अगर हम दक्षेस की बात करें, दक्षेस
आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम अगर इस इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शार्क। तो शार्क का मुख्यालय पूछा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग संगठन। ठीक, तो इस तरह से इसका मुख्य ये है, फुल फॉर्म है दक्षिण का। ठीक है, तो दक्षिण को सार्क भी बोला जाता है, सार्क देश। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ये तो आप लोगों को पता हो गया। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है। और कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं इसमें, 8 देश हैं। और कौन कौन से 8 देश हैं? यहाँ पर देखिए, भारत, बांग्लादेश में तो ये हुआ ही था सम्मेलन, तो उसी में हुआ बांग्लादेश। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। फिर उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहीं पर आपका मुख्यालय है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, मालदीव की राजधानी शायद क्या है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। फिर वह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की राजधानी है आप लोगों की काबुल। ठीक है, अफ़गानिस्तान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए। तो ये 8 देश जो हैं दक्षिण के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। किसी चीज़ के बारे में एकदम विधिवत लिखिए, बढ़िया से लिखिए। ठीक है, तभी आप लोगों का नोट जो है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला। ठीक है, वनडे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न विधिवत एकदम फ्रेंडली आकर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी महिला है जो पहली बनी है। तो इसमें आप देखिए कि राजकुमारी अमृता कौर हैं, इंदिरा गांधी हैं, आशापुरा देवी हैं, किरण बेदी हैं। तो राजकुमारी अमृता कौर जो हैं ये आपके केंद्रीय मंत्री बनने वाली भारत में पहली महिला हैं। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और ये आखिरी भी हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे भारत में कि प्रधानमंत्री बनने वाली एक ही महिला है जो आपकी इंदिरा गांधी हैं, और उसके बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो शायद ही बनी है। अगर आशापुरा देवी की बात करें, राष्ट्रपति तो बहुत बन गई हैं, लेकिन 2-3 लोग बने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री बनने वाली हैं वो पहली महिला है और आखिरी भी इंदिरा गांधी हैं। अगर आशापुरा देवी की बात करें, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। फिर उसके बाद किरण बेदी की अगर हम बात करें, किरण बेदी शायद इस समय वर्तमान समय पांडिचेरी की राज्यपाल हैं कि उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी ये आईपीएस बनने वाली, भारत में आईपीएस बनने वाली
पहली महिला हैं, आईपीएस बनने वाली पहली महिला, ठीक है, ठीक, पहली महिला है। और राजकुमारी अमृता कौर जो हैं आपके केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, सिकंदर लोदी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने, आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही महत्व है दिल्ली सल्तनत में। इसने आप देखेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाया था। फिर उसके बाद आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान है उसको मालिक कफूर ने जीता था, और मालिक कफूर को 1000 दिनार भी बोला जाता था। और उसके बाद बलबन की अगर हम बात करें, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई कि इसने तुर्क के चाहलगानी जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था उसको भी समाप्त कर दिया, और बलबन को उलूग खां बोला गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर वृद्धि किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक आप देखेंगे कि एक बहुत परेशान राजा के रूप में देखा जाता है। सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। उसके बाद से भारत में मुगल वंश आ जाता है। और सिकंदर लोदी आप देखेंगे कि आगरा शहर की नींव रखी थी, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश में आगरा शहर की नींव रखी और आगरा शहर की स्थापना किया। वहाँ पर उसने अपनी राजधानी भी बनाया था। और सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम से कविताएँ भी लिखता है, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सुनकर नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए हर एक चीज़ को। और बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, नई नई बातें बताएंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और आप, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय, ठीक है, कहाँ पर आक्रमण के समय? देवगिरी पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर प्रश्न देखेंगे तो आप देखिए कि जो अब अलाउद्दीन खिलजी का ये दक्षिणी अभियान है, तो दक्षिण के अभियान के बारे में पूछता है, क्रम पूछता है, साल पूछता है कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? 1307 ईस्वी में, ठीक है। तो 1307 में जब देवगिरी पर आक्रमण किया, क्यों किया था? ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1307 ईस्वी में। 1307 ईस्वी में ऐसा क्यों किया था कि देवगिरी का जो शासक था वो आपका कौन था? आपका रामचंद्र देव था, ठीक है। देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव ने 1305 ईस्वी व 1306 ईस्वी, 1305 ईस्वी व 1306 ईस्वी में आप देखेंगे कि इसने अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? कर नहीं दिया था, ठीक है, कर नहीं दिया। और इसी से कर लेने के लिए 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, ठीक है। और राणा रतन सिंह जो है ये चित्तौड़ के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, चित्तौड़ के शासक थे। और इनकी पत्नी जो पद्मावती थी उससे अलाउद्दीन खिलजी को प्रेम हो गया था। तो उसके एक कहानी पर एक मिलता है अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी पर जो पद्मावत रचना की गई थी मालिक मोहम्मद जायसी की तरह, उसमें भी कहानी मिलती है। और राजा रतन सिंह जो है, राणा रतन सिंह, वो चित्तौड़ के शासक थे उसमें। और मलिक कफूर के बारे में बात करें तो मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान का जो सफलता का श्रेय दिया जाता है वो आपको मलिक कफूर को दिया जाता है, ठीक है। दक्षिण के विजय अभियान का श्रेय, ठीक है, दक्षिण को जीत कर मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को दिया है। और दक्षिण में जितने भी राज्यों का इसने जीता, देखेंगे कि वो किस प्रकार से हैं, सन भी वो आपको मिलान करने के लिए पूछता है। तो यहाँ पर देवगिरी का जो शासक है वो आपका रामचंद्र देव है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और किया था 1307 ईस्वी में, 1305-6 में आप देखेंगे कि कर नहीं दिया रामचंद्र देव ने, तो 1307 ईस्वी में कर के बदले में उसने आक्रमण वहाँ पर किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर कब आक्रमण किया? 1299, 1301, 1303, 1310 ईस्वी में,
ठीक है। तो कब आक्रमण किया, जो ये आपके गुजरात का आक्रमण है, और बाकी जो चीज़ें हैं ये आपके जो देखेंगे कि ये आक्रमण कब कब हुए हैं। गुजरात का आक्रमण उसने 1299 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात का आक्रमण किया। तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं 1299 ईस्वी गुजरात, 1301 ईस्वी रणथंभौर। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के अभियान है। ठीक है। 1303 में देखिए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़। ठीक है। यहाँ के शासक जो हैं, अब देखेंगे कि चित्तौड़ के जो शासक है राणा रतन सिंह है। रणथंभौर में अब देखेंगे कि गुजरात में, अब देखेंगे गुजरात के शासक का थोड़ा सा नाम होता है रणथंभौर में। अब देखेंगे कि अब वो हमीरदेव हैं। चित्तौड़गढ़ में जो आप देखेंगे कि राजा रतन सिंह है। और फिर 1303 हो गया। 1307 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। पिछले प्रश्न में आपको बताया देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। और 1310 ईस्वी में अब देखेंगे कि इसने वारंगल पर आक्रमण किया है। वारंगल, और वारंगल देखेंगे दक्षिण भारत में, इसमें वारंगल का जो शासक था प्रताप रुद्र देव शायद है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह से नोट डाउन करते चलिए, शासकों के नाम में हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है। तो ये आपके गुजरात, आपके अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है। और वहाँ पर अब इस तरह से प्रश्न आप लोगों से मिलान करने के लिए पूछता है और डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न था। तो यहाँ पर यह श्रृंखला जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है। और एक इस तरह से आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की एक और श्रृंखला भी धीरे धीरे कंप्लीट हो गई। और आर के को हम लोग स्पेशली मान कर लेकर चल रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी जो 2024 का एग्ज़ाम है 4 फरवरी को, उसके लिए हम लोग ये श्रृंखला को बना रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं कि जिस समय जब तक एग्ज़ाम हो वहाँ पर जो जितने भी प्रश्न हम लोगों को एकदम जीएस श्रृंखला से कंठस्थ हो जाएं, कि 80% प्रश्न जो हैं आपके जीएस श्रृंखला से देखने को मिल जाए। ठीक है। तो इस तरह का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीएस श्रृंखला से बहुत सारे प्रश्न समीक्षा अधिकारी में देखने को मिलें। और ऐसा है कि आशा यही है कि हम लोग इस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएंगे तो, क्योंकि नोट्स ही जो है विद्यार्थी जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और बेहतरीन तरीके से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तो अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता और अपने घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।